गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्टरी ही है। इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अबाउट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए पहले बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के, ये उससे रिलेटेड है। उनके साथ जो एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और ये प्यारे बच्चों लाई करते हैं, लाइज इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने बच्चों कभी देखा भी होगा कि मान लीजिए आपके पास एक कॉपर का वायर है और आप उस कॉपर के वायर को अगर आग में रखते हैं तो वहाँ पे जो उसकी फ्लेम है वो थोड़ी थोड़ी ब्लूइश ग्रीन कलर की हो जाती है। तो उसमें होगा क्या प्यारे बच्चों, जैसे आपने कई बार बिजली का तार ले लिया, उसको जला दिया उसके अंदर, आग के अंदर, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस आग के से हीट लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या समझ लीजिए बाई थर्मल एक्साइटेशन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। बट ध्यान रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फिर जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो विजिबल रीजन में बच्चों रेडिएशंस छोड़ते हैं और वो विजिबल रीजन में लाई करते हैं हमारे ब्लूइश ग्रीन रीजन में। इसीलिए हमें उसकी जो फ्लेम है उसका कलर ऐसा दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो हमारा इसमें रहता है 3 × 10⁻14 हर्ट्स टू 3 × 10⁻16 हर्ट्स। बच्चों एग्जाम्स में ना ये फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत बार आता है, कई बार वेवलेंथ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो दैट इज 1 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये इसके साथ बच्चों एसोसिएट होता है। और अगर हम एनर्जी चेंजेस की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, जैसे एनर्जी लेवल्स हैं इसके हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो वहाँ पर जो एनर्जी यूज होगी दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ किलो जूल per mole. Means if we have a sample of 1 mole of any gas, then an energy of 10⁻5 joule is required for that 1 mole of sample to bring its electron into the excited state, or the same order of energy is emitted while electrons are jumping from excited state to the ground state. And dear student, इसमें एक और बात हमें देखना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए प्यारे बच्चों कि जब हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज मैंने एक ये मैं एटम ही बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल मैं नहीं बना रहा, एटम ही बना रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास कोई एटम है और इसमें ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कोई भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट, जब आप इसको हायर स्टेट में भेजते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ चला गया, सो यू हैव टू प्रोवाइड इट एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसके गैप के बराबर होनी चाहिए। जो एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों एनर्जी लेवल्स में है उतना एनर्जी आपको इसे देनी पड़ेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों स्टेट बदलता है तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टेट बदलने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, और पहले जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बदलने से यहाँ पर मॉलिक्यूल का या आपका एटम है जो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चेंज होता है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो चेंज है ये इंटरेक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, और वही इंटरेक्शन से हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज है वो कितना इन्वॉल्व है, यानी कितने अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है, या दूसरे शब्दों में कहें आपको स्पेक्ट्रम की लाइन मिलती है कि भाई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस लाइन को ये इमिट कर रहा है या ये एब्जॉर्ब कर रहा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। तो बात वही है बच्चों यहाँ पर भी जो अब तक होती आई है कि यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और बिना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चेंज के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, चाहे फिर वो एटम है चाहे फिर वो मॉलिक्यूल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, बाद में ले जाना प्लीज, बाद में, जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था क्या, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दोनों में हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो कब होती थी, किस किस मॉलिक्यूल के लिए थी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने देखा कि HCl के लिए तो होती थी, इट इज
माइक्रोवेव एक्टिव, एंड अगर हम H2 की बात करें दिस वाज नॉट माइक्रोवेव एक्टिव, इट इज इनएक्टिव, माइक्रोवेव इनएक्टिव। कारण क्या था कि इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था और इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता था, जिस कारण से इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती थी और उसमें नहीं होती थी। फिर हमने देखा बच्चों वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे हमने CO2 का एग्जाम्पल लिया था, तो CO2 के केस में जो उसका वाइब्रेशन होता है, तो कुछ वाइब्रेशनल मोड उसके ऐसे थे जो IR एक्टिव थे, कुछ ऐसे थे जो IR इनएक्टिव थे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये हर एक के लिए होती है। ये देखो, ये उनके लिए है जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये उनके लिए है जिन मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होता है या जो मोशन होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसमें चेंज होता है, उसके साथ अगर डायपोल चेंज होता है तो फिर ये IR एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं। यानी सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाते, सारे मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाते, लेकिन सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा देयर विल बी ए चेंज इन चार्ज ऑफ कॉन्फिगरेशन, एंड चार्ज कॉन्फिगरेशन का चेंज विल ऑलवेज बी अकम्पनाइड बाय द चेंज इन डायपोल मोमेंट, एंड चेंज इन डायपोल मोमेंट इज ए गारंटी फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वी कैन से all molecules show electronic spectroscopy। इसमें हम एटम की भी बात कर सकते हैं कि हर एक एटम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां पर दिखाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले एक्सरे की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये किसके साथ इन्वॉल्व होता हम ये बताएंगे, क्योंकि आपने देखा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द चेंज इन रोटेशनल स्टेट, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द वाइब्रेशंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एसोसिएटेड विद द चेंज इन द एनर्जी स्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए ये हम बात करते हैं, ये इसकी इनर सेल्स हैं और उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, इट इज़ नॉट टू द स्टैंडर्ड, लेकिन मैंने अपनी आइडिया से बना दिए। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी करना बड़ा आसान है और पूरा केमिस्ट्री इस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। लेकिन जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, प्यारे बच्चों किसी कारण से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देते हैं, अब देखो यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। समटाइम्स वी एनकाउंटर ए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, ऐसा हमारे सामने एक प्रश्न आता है, फिर हम उसमें जवाब भी देते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड किया जाता है, हमारा जो कोलम्बिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, उसके कारण दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियाई। वो एक मैकेनिकल क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, एंड देयर इज आल्सो सम अदर एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स वेरी रेयरली इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियाई। ओके, मतलब ये नहीं कह सकते कभी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियाई। इसमें इसको आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया, इट मे बी एक्सीडेंटली फॉल इनटू द न्यूक्लियाई, और यू हैव नॉक्ड इट आउट बाय यूजिंग सम हाई एनर्जी रेडिएशंस। In that case, this electron can easily jump into this vacant site or vacant position of electron. और जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, it is going to emit some radiations of very high energy, and the energy of the emitted radiations or quanta is equal to the difference of energy of these two states. And dear student, this is known as X-ray. These are very high energy radiations, and these are called X-ray because these are also high energy radiations but not so high, and these lies in the visible region, and if their frequency is much higher, suppose आप मान लीजिए ये higher energy state में जाकर के फिर वापस आता है, then you will get UV. But in this case you are getting a more higher energy, more higher energetic quanta, and that is belongs to our X-ray region of electromagnetic spectrum. So इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रीअरेंजमेंट होता है अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्यारे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
डील्स विद दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब डायरेक्ट ऐसे मत बोलना क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसमें जैसे बोला ना इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट से, तो यहाँ डिफरेंस करना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इधर उधर होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनर इलेक्ट्रॉन का होगा, देखो है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ही, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द एनर्जी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी हाई एंड मच हायर देन दिस। इट इज 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। एंड अगर आप वेवलेंथ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर टू 100 picometer. I think this is the wavelength associated with this, and the energy related with the energy difference or the separation of energy levels. यानी अगर आपको 1 मोल सैंपल दे दिया जाए तो एक स्टेट से हायर स्टेट में अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए प्यारे बच्चों अबाउट 10,000 किलो जूल्स पर मोल। इस ऑर्डर का आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्यारे बच्चों गामा रे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कि एक्सरे फोटोन्स एक्सरे क्वांटा से भी ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट होती है गामा के साथ। इसमें जो एनर्जी का जो वेरिएशन है हमारा प्यारे बच्चों वो है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 hertz, and the corresponding wavelength associated is 100 picometer to 1 picometer, and the energy difference involvement is 10⁻9, इसमें एक बात का ध्यान रखना, to 10⁻11 joules per gram atom। ध्यान रहे this is not in mole, this is in gram। 10⁻9 to 10⁻11 joule, यानी a very huge amount of energy is required। और इसमें बच्चों इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज द नेम गिवन फॉर आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे बच्चों हम होते हैं ना, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो हम कहेंगे दीज आर बॉयज़ दीज आर गर्ल्स, है ना, वी आर डिस्टिंग्विशिंग देम, दीज आर बॉयज़ दीज आर गर्ल्स। बट व्हेन वी से स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स मीन्स आई एम एक्चुअली आई एम कंसर्निंग अबाउट बोथ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेदर इट्स बॉय और अ गर्ल। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हम कहते हैं दिस इज प्रोटॉन दिस इज न्यूट्रॉन, बट व्हेन वी से न्यूक्लियन इट मीन्स द पार्टिकल विच इज रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इनका जो रीअरेंजमेंट होता है अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी लेता है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो एनर्जी देता है। और प्यारे बच्चों वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करता है, एंड देयर आर अदर सर्टेन रूल्स टू फिल अप देयर एनर्जी लेवल्स। उनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो इसी तरह हमारे जो न्यूक्लियंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी भी स्पिन होती हैं। दे आर आल्सो ओबेइंग पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकॉज दीज आर आल्सो फर्मियंस। इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फर्मियन, दिस इज आल्सो न्यूक्लियंस आर आल्सो फर्मियंस, दे आर आल्सो ओबेइंग फर्मी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों इनका जो एनर्जी का जो स्टेट है वो बहुत हाई है, यानी एक प्रोटॉन को आप अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं तो यू नीड ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइज इन दी गामा रे और गामा रीजन ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे तीनों इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे एंड गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।